Hello students, this is the video of class 10th biology, and as you know we are studying chapter 1 and the name of the chapter is life processes. And in the previous videos we studied about the processes that are nutrition, respiration and transportation, and in this video we are going to study about the topic excretion. And you have to study about excretion in plants and humans. So first of all I will teach you the excretion in human. So let's start. Life of every organism depends on certain basic processes. आप जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बेसिक प्रोसेसेस को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है. एक्सक्रीशन भी एक बेसिक फंक्शन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. और एक्सक्रीशन जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हम जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको हम मेटाबोलाइज करते हैं. मेटाबोलाइज रिएक्शन में क्या होता है, हमारी बॉडी स्टार्ट करती है टू सॉर्ट आउट यूजफुल एंड टॉक्सिक सबस्टेंसेस. एंड जब ये टॉक्सिक सबस्टेंसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद जो टॉक्सिक या अनयूजफुल सबस्टेंसेस होते हैं वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी होता है. तो जो रिमूवल होता है हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट का, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन. द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, that process is called excretion. So excretion is the process by which we remove the metabolic waste from our body. Different organisms follow different mode of excretion, such as kidney, lungs, skin and eyes, depending on their habitat or food habit. For example, aquatic animals excrete waste in the form of ammonia, while birds and insects excrete mainly uric acid. Human produces यूरिया एज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. अगर हम देखें तो अलग अलग एनिमल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो अलग अलग होता है. अगर एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो वो अमोनिया के फॉर्म में अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं. बर्ड्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड के फॉर्म में, और हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है. नाउ वी विल सी आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें अ पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ठीक है. आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. और ये होता है मस्कुलर बैग होता है एक हॉलो, ये इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और उससे एक ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा, जिससे यूरिन जो होता है हमारी बॉडी से डिस्चार्ज होता है. सबसे पहले हम किडनीज़ के बारे में पढ़ लेंगे. तो किडनी जो है वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स एंड मसल्स ऑफ द बैक. Each human adult kidney has a length of 10 to 12 centimeter, a width of 5 to 7 centimeter and weigh around 120 to 120 ग्राम. किडनी जो होती है हमारे एब्डोमिनल रीजन में होती है और 1 पेयर होती है, और ये रिब्स और स्पाइनल कार्ड के दोनों तरफ एक एक किडनी पाई जाती है. किडनीज हैव इनर कॉनकेव. अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो इसका इनर सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है. द ब्लड वेसल, यूरेटर एंड नर्व्स एंटर द किडनी थ्रू द हिलम. ये जो कॉनकेव सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं हिलम, और उसी के थ्रू जो होता है किडनी में वेसल्स, ब्लड वेसल्स, यूरेटर और नर्व्स एंटर करते हैं. यहीं पर अंदर से अगर इंटरनली हम देखेंगे तो यहाँ पे एक जो होता है वो फनल शेप्ड स्पेस होता है कॉनकेव साइड में, उसको हम बोलते हैं पेल्विस. इट हैज़ मेनी प्रोजेक्शंस नोन एज कैलाइसिस. नाउ विल see the structure of kidney. The structure of kidney is explained below. It has the capsule. Capsule क्या है? Outer layer. Outer layer of kidney is called capsule. Inside the kidney there are 2 zones. The outer zone is called as cortex
एंड द इनर जोन इज कॉल्ड द मेड्यूला। ठीक है, किडनी को अगर आप इस तरीके से सेक्शन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 2 जोन में बटा होता है। आउटर जोन होता है, ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो आउटर जोन है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स, और ये जो बीच का जोन होता है इसको बोलते हैं मेड्यूला, इट इज़ कॉल्ड मेड्यूला। The cortex extends in between the medullary pyramids as renal columns called columns of Bertini. मेडुला के बीच बीच में कॉर्टेक्स जो है वो अंदर की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, और ये मेडुला को पिरामिड बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। Now I'll talk about the nephrons. Nephrons are the functional unit of the kidney. Each nephron has 2 parts. फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को बोलते हैं नेफ्रॉन। इसके 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द ग्लैम्युरुलस, इसको बोलते हैं ग्लैम्युरुलस। और ये जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। तो 2 पार्ट से नेफ्रॉन बनी होती है, glomerulus and renal tubule. Glomerulus consists of a bunch of capillaries formed by afferent arterioles. Blood from glomerulus is carried away by afferent arterioles. एक्चुअली ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरीज का बंच है। इसमें जो है वो आर्टरी जो आती है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, और जो यहाँ से बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो एफरेंट से ब्लड इसमें एंटर करता है और इफरेंट से ब्लड इससे पास आउट होता है, और ये जो बंच ऑफ कैपिलरी है इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। The renal tubule starts with a cup-like structure called Bowman capsule. जो renal tubule है वो ये cup-like structure जो आपको दिख रहा है, यहाँ से इसका structure start होता है, इसको बोलते हैं Bowman's capsule, and this encloses the glomerulus. इसी के अंदर जो है वो glomerulus पाया जाता है। The Malpighian body consists of glomerulus and Bowman capsule. इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, Malpighian body। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ओनली दिस पोर्शन इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल एंड दिस इज कॉल्ड ग्लैमेरुलस। दोनों को अगर हम मिलाकर बोलें तो इसको बोलते हैं मैल्पिगियन बॉडी। तो मैल्पिगियन बॉडी में 2 पार्ट हो गए, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन द ट्यूब्यूल नेक्स्ट टू द बोमेन कैप्सूल इज द प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, इसमें हेनलेस के लूप होता है, लूप ऑफ हेनले। Next part of the tubule is Henle's loop, which has an ascending and descending limb. The ascending loop continues as a distal convoluted tubule. The distal convoluted tubule of many nephrons open into the collecting duct. The cortical region of the kidney comprises of Malpighian corpuscles, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule, and the medullary region contains a loop of Henle. Okay, this is the structure of nephron, this is Bowman capsule and this is proximal convoluted tubule। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती है, और ये नीचे की तरफ ये जो ट्यूब जाती है उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्यूब्यूल एंड इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्यूब्यूल। और ये आगे जाकर ये फिर से कन्वोल्यूटेड हो जाती है ये ट्यूब्यूल, और इसको बोलते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, दिस इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आगे जाकर कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। नाउ विल टॉक अबाउट द यूरेटर। Ureter, a pair of thin muscular tube called the ureter comes out of each kidney extending from the renal pelvis. It carries urine from the kidney to the urinary bladder. ठीक है, किडनी से आप ईच किडनी, हर एक किडनी से आप देखेंगे कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटेंड होता है, उसको बोलते हैं यूरेटर, जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है, एंड इट हैज़ द वर्क टू ब्रिंग द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। इसी के थ्रू जो होता है वो यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आता है। नाउ विल टॉक अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स यूरिन। ठीक है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और जो कि एक सैक की तरह हॉलो मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। और द यूरिनरी ब्लैडर इज एम्पटीड बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्टोरेशन, द एक्ट ऑफ यूरिनेशन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द यूरेथ्रा।
This tube arises from the urinary bladder and helps to expel urine out of the body. In males, it acts as the common route for sperm and urine. Its opening is guarded by sphincter muscles. यूरिनरी ब्लैडर्स में जो एक ट्यूब निकलती है ओपनिंग, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा, जो कि यूरिन को एक्सपेल आउट, रिमूव, बॉडी से रिमूव करने का काम करती है. एक्सक्रीशन इन ह्यूमन. Excretion is the process where all the metabolic wastes are removed from the body. Excretion in human is carried through different body parts and internal organ in a series of process. Diffusion is the most common process of excretion in lower organism. अगर lower organism की बात करें तो diffusion की तरह अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन के पास एक एक्सेप्शनल मशीन है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्योंकि जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो ब्लड में होता है, तो ब्लड जो होता है वो किडनी तक आता है और किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है. उसके लिए उसके पास एक स्ट्रक्चरल फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन, जहाँ पे ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है. और ईच किडनी में अ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स, लाखों नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं. जो कैपिलरीज होती हैं किडनी में वो ब्लड को फिल्टर करती हैं और एसेंशियल सबस्टेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड ब्लड जो होता है वो वापस उनको सर्कुलेशन में लेकर चला जाता है. एक्सेस वाटर और जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं ह्यूमंस के अंदर, वो यूरिन के अंदर यूरिन में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर यूरिन जो होता है प्रोड्यूस्ड हो जाता है एंड पास टू द यूरिनरी ब्लैडर विया द यूरेटर. द यूरिनरी ब्लैडर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द ब्रेन सिग्नल द यूरिनरी ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग कॉल्ड द यूरेथ्रा वी एक्सक्रीट द यूरिन. नाउ विल टॉक अबाउट द mechanism of excretion in human. The process of excretion in humans takes place in the following steps. Urine is formed in the nephrons and involve the following steps: glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion. पहले हम पढ़ लेंगे फिल्ट्रेशन. पहला स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन का वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी स्टेप होता है. इन दिस प्रोसेस द एक्सेस फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द किडनी आर फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड इनटू द यूरिन कलेक्शन ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी एंड एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी. इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो ग्लोमेरुलस होता है वोमेन कैप्सूल में, तो एफरेंट आर्टरी से ब्लड इसमें एंटर करता है आर्ट्रियोल में और यहाँ पे इस बंच ऑफ कैपिलरी में जाता है और इस एफरेंट आर्टरी से बाहर निकलता है. यहाँ पे क्या होता है, ये जो आर्टरी होती है इनका डायमीटर डिफरेंट होता है. दिस एफरेंट आर्टरी हैज़ वाइडर डायमीटर एंड दिस इज़ हैविंग थिनर. ठीक है, ये चौड़ी होती है और ये पतली होती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है. प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं दे फिल्टर आउट इनटू द वोमेन कैप्सूल. ये वोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं और फिर वहाँ से ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर आ जाते हैं और फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद दे कम इनटू द लूप ऑफ हेनले. Tubular reabsorption. It is the absorption of iron and molecules such as the sodium, iron, glucose, amino acid, water, etc. Water involves passive absorption while glucose and sodium ions are absorbed by the active process. Tubular reabsorption में क्या होता है कि जब जो भी फिल्ट्रेट होता है वोमेन कैप्सूल से इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आता है, तो जो भी इसमें यूज़फुल चीज़ें होती हैं तो वो ये कैपिलरीज़ जो हैं वो कैपिलरीज़ के थ्रू क्या कर दी जाती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं. इसी को हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. जो ट्यूब्स में फिल्ट्रेट होता है उसमें जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो कैपिलरीज़, जो उसके वो चारों ओर कैपिलरीज़ होती हैं उसके थ्रू ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं. इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. एंड बाकी जो अनयूजेबल चीज़ें होती हैं वो इस लूप ऑफ हेनले के थ्रू ये इधर डिस्टल ट्यूब्यूल में आ जाती हैं. डिस्टल ट्यूब्यूल में क्या होता है, फिर से सिक्रीशन होता है. यहाँ पे जो कैपिलरीज़ होती हैं ब्लड कैपिलरीज़ वो अनयूज़फुल चीज़ों को वापस क्या करती हैं, इस डिस्टल ट्यूब्यूल में डाल देती हैं. तो यहाँ तक आते आते जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है. फिर वो यूरिनरी डक्ट में आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में. इन डिस्टल ट्यूब्यूल सिक्रीशन होता है. इसमें क्या होता है, जो भी पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, ये जो होते हैं जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं
इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए डिस्टल ट्यूब्यूल में वापस सिक्रेट कर दी जाती हैं. The functions of various tubules involved in the process are glomerulus filter the blood. Proximal जो glomerulus होता है वो blood को filter करता है. Proximal convoluted tubule क्या करती है, reabsorb करती है water को, iron को, nutrients को. They remove the toxin and help in maintaining the ionic balance and pH of the body fluid by secretion of potassium, hydrogen and ammonia to filtrate and reabsorbing bicarbonate from the effluent. जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसको रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जो चीज़ें अनयूज़फुल होती हैं उसको सिक्रेट कर दी जाती हैं. डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है वो इज़ परमिएबल होता है, दैट इज़ परमिएबल टू वाटर एंड द फिल्ट्रेट गेट्स कंसनट्रेटेड एज इट इज़ इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. Ascending loop of Henle, it is impermeable to water and permeable to electrolyte. The filtrate gets diluted due to the movement of electrolytes from the filtrate to the medullary fluid. Distal convoluted tubule में क्या होता है, it allows reabsorption of water and sodium ions. It also helps in maintaining the pH and ionic balance by secretion and reabsorption ions like PCT, potassium, calcium. Now collecting duct जो होता है, large amount of water is reabsorbed from the filtrate by the collecting duct. And then that collecting duct collect all the urine from all the nephrons and it takes the urine to the pelvis area of the kidney, and from the pelvis the urine goes into the ureter and then it enters into the urinary bladder, and from the urinary bladder it removes from the body through the process of micturition. Now कभी कभी क्या होता है, हम डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे. कभी कभी क्या होता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जैसे कि पुअर ब्लड फ्लो या इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से हमारी किडनी फेल कर जाती है, तो उसको बोलते हैं किडनी फेलियर. इन सच सिचुएशन आर्टिफिशियल किडनी का हम इस्तेमाल करते हैं एंड आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है. इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस. डायलिसिस में क्या करते हैं हम, जो अनक्लीन ब्लड होता है उसको हम ब्लड बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको डायलिज़र में डालते हैं. डायलिज़र के अंदर सोल्यूशन होता है और सोल्यूशन फिलअप होता है और बीच में क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है. तो ब्लड जाता है और ब्लड के जैसा ही सेम सोल्यूशन हम इसके अंदर रखते हैं, और क्योंकि यहाँ पे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है तो ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो इस सोल्यूशन में चला आता है, जो कि हम इसको यहाँ पे अलग कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, और यहाँ से फ्रेश डायलिजाइड जो होता है केमिकल सोल्यूशन यहाँ पर हम भेजते रहते हैं. और यहाँ पे जो यहाँ से क्या होता है कि ब्लड से वेस्ट मटेरियल इस सोल्यूशन में आ जाता है और जो प्योर ब्लड होता है, क्लीन ब्लड, वो वापस से हम उसको बॉडी में भेज देते हैं. तो इस तरीके से जस्ट लाइक किडनी, हम डायलिज़र की तरह की हेल्प से, डायलिसिस मशीन की हेल्प से ब्लड को फिल्टर आउट करके हम ब्लड से टॉक्सिक मटेरियल को सेपरेट कर लेते हैं और इसको ही हम बोलते हैं डायलिसिस. सो डायलिसिस जो है वो किडनी फेलियर के केस में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. एंड अगर एक किडनी फेल हो जाती है तो एक किडनी इनफ होती है हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए. But in case both the kidneys get failed and they will not work properly, then we need to use the dialysis. तो हमें डायलिसिस कंपल्सरी करवाना पड़ता है, क्योंकि एक्सक्रीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है. अगर वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से एक सर्टेन टाइम के बाद रिमूव नहीं होंगे तो दे विल एक्ट लाइक अ पॉइजन एंड दे विल कॉज द डेथ ऑफ आवर सेल्स. इससे क्या होगा, हमारी सेल्स धीरे धीरे टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से हमारी सेल्स धीरे धीरे मरने लगेंगी. हमारे बॉडी का जो होम्योस्टैसिस है, जो पीएच लेवल है, ये सब डिसबैलेंस हो जाएगा और सेल्स जो होने लगेंगी वो मरने लगेंगी. एंड that's why it is necessary to perform the dialysis if the kidney has got failed. एंड समटाइम्स हम किडनी को ट्रांसप्लांट भी करते हैं. तो हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन में हम किसी डोनर की, हेल्दी पर्सन की किडनी को लेकर उससे रिप्लेस कर देते हैं, फेलियर किडनी से रिप्लेस कर देते हैं, और इसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन.
किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें डोनर चाहिए होता है जो अपनी किडनी डोनेट करे, और हम उसके लिए हम प्री प्लानिंग करते हैं। हम डोनर को हम सर्च करते हैं, फिर उसके ब्लड ग्रुप एंड एवरीथिंग बॉडी से मैच करना चाहिए। डोनर एंड टेकर दोनों को, एक्सेप्टर दोनों का मैच करना चाहिए, फिर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। एंड ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो किडनी होती है, न्यू किडनी जो है, वो हमारी बॉडी के लिए एक्सक्रीशन का काम करने लगती है एंड वी सर्वाइव। बट इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी कॉस्टली process, so we should take care of our kidney because it is very useful and very important organ for us. So this is all for this video. In the next video I'll talk about the next topic. Till then, thank you.